नमस्कार दोस्तों, अपन ने यूजीसी नेट 2024 दिसंबर का जो पेपर स्टार्ट किया था उसके 25 क्वेश्चन अपन ने लास्ट वाले वीडियो में कर लिए थे विथ एक्सप्लेनेशन। और आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें अपन 26 से लेकर और इसके 50 जो क्वेश्चन है वो वाली सीरीज अपन आज इसको पूरा करेंगे। तो जुड़ जाइए आप और अपन इसको देखते हैं। आपके सामने बोर्ड पर 26वां क्वेश्चन है यूजीसी नेट का, और आप लोग भी इसको पढ़ लीजिए और फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मिलाना है। ओके, सबसे पहले है प्लैग्मेटिक, सैंगुनी, मेलंचोलिक और कॉलरिक। ये 4 प्रकार दिए हुए हैं। सबसे पहले तो ये जो प्रकार है भाई, ये है भाई व्यक्तित्व के प्रकार। गेलन के व्यक्तित्व के प्रकार हैं ये। कितने प्रकार बताए थे भाई गेलन ने व्यक्तित्व के? 4 प्रकार बताए थे। अब इस 4 प्रकारों में से क्वेश्चन वाले ने कितना अच्छी चीज निकाली है। सबसे पहले है प्लैग्मेटिक, और प्लैग्मेटिक का अर्थ होता है सुस्त। उसके बाद में है सैंगुनी, और सैंगुनी का मतलब होता है आशावादी। और मेलंचोलिक, उसका मतलब होता है उदास। और कॉलरिक, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा या गुस्सेल भी अपन इसकी जगह कह सकते हैं। और अगर जब अपन पढ़ते हैं तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब देखो, जब अपने को इसका अर्थ पता चल जाता है तो जो व्यक्ति सुस्त होगा वो कैसा हो सकता है? स्टेबल हो सकता है या अनस्टेबल हो सकता है? सबसे पहले वो देखना है, क्योंकि अपने पास 2 चीजें हैं यहाँ पे। एक तो है इंट्रोवर्ट और एक है एक्सट्रोवर्ट। एक है स्टेबल और एक है अनस्टेबल। तो सबसे पहले तो कौन सा व्यक्ति स्टेबल हो सकता है और एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, और कौन सा व्यक्ति आपका मतलब अनस्टेबल हो सकता है? तो सबसे पहले सुस्त व्यक्ति कैसा रहेगा? सुस्त व्यक्ति बिल्कुल स्टेबल रहेगा। और कैसा रहेगा? इंट्रोवर्ट। कभी भी जो सुस्त व्यक्ति है वो आपस में किसी भी व्यक्ति से ज्यादा चर्चा नहीं करेगा। फिर है सैंगुनी, इसका मतलब है आशावादी। और आशावादी व्यक्ति सीधी सी बात है कैसा होगा? एक्सट्रोवर्ट होगा। और एक्सट्रोवर्ट कैसा होगा भाई? वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? बिल्कुल वो आपका कैसा होने वाला है? स्टेबल होने वाला है। तो अपन लगा देते हैं स्टेबल। अब जब अपने को इतनी चीजें मिल चुकी है तो अपन कहां पहुंच जाते हैं? 1 में 3, और 1 में 3 कहां है? यहां पे। और बी में क्या है? 4, अपन आगे यहां पे। अगला है मेलंचोलिक। अब उसका मतलब होता है उदास। अब उदास व्यक्ति कैसा रहेगा? इंट्रोवर्ट रहेगा या एक्सट्रोवर्ट रहेगा? अरे भाई, उदास व्यक्ति है कैसा रहेगा? अंतर्मुखी रहेगा, लेकिन कैसा? अस्थिर अंतर्मुखी। और जो चिड़चिड़ा व्यक्ति है, गुस्सेल व्यक्ति है, गुस्सा उसी को आता है जो एक्सट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट तो बिल्कुल गुस्से कैसा करेगा? गुस्सा उसको तो बिल्कुल डर लगेगा। तो जो व्यक्ति चिड़चिड़ा होगा, गुस्सेल होगा, वो कैसा रहेगा? एक्सट्रोवर्ट, यानी अस्थिर, मतलब कभी भी क्या कर जाए। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? ये हो गया। और ये व्यक्ति जो वर्गीकरण किसका था भाई? गेलन का था। ये किसका वर्गीकरण था? ये गेलन का। उसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अगला क्वेश्चन कहता है प्रॉक्सिमल अटैचमेंट ऑफ मसल, मतलब अपने को बताना है कि कौन सी मसल का प्रॉक्सिमल यानी पास वाला जो अटैचमेंट है, पास वाला जो जुड़ाव है, वो मसल इज द बिटवीन पोस्टीरियर एंड इंटीरियर, ये ग्लूटियल लाइन ऑन द पोस्टीरियर इलियम। आपको पता है जो आपकी जो श्रोणी वाली होती है, जो ये हिप वाली जो बोन्स होती है, वो कितनी होती है? इलियम, ईशियम और प्यूबिस। उसमें से किसकी बात कर रहा है? पोस्टीरियर और इंटीरियर एक लाइन है। जो किसकी लाइन है? आप जैसे अपन ने चित्र के माध्यम से भी अपन देखें तो इस तरह का हिस्सा है और लाइंस होती है, और वहां पे जो आपकी मसल्स का जो भाग जुड़ा हुआ रहता है वो कौन सा रहता है? ग्लूटियस मीडियस का रहता है। और अपन इसको
जितनी भी मसल्स है उनको किस तरह से ट्रिक वाइज अपन समझ सकते हैं कि कौन से मसल्स कहां पाई जाती, वो भी अपन जल्दी एक वीडियो में देखने वाले हैं। अपने शरीर की जितनी भी काम की जो मसल्स है वो अपन देखने वाले हैं। उसके बाद में आगे के क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच टर्म द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन इज मेजर्ड। अब ये कह रहा है कि कौन सी जो शब्द है या जनसंख्या का कौन सा ऐसा शब्द है जो स्वास्थ्य, चलो इसकी हिंदी तो थोड़ा सा अलग है लेकिन आप इंग्लिश से आराम से इसको समझ सकते हो। ये क्वेश्चन आया है आपके स्टैटिस्टिक्स से और ये पूछ रहा है कि कौन सी प्रकार की स्टैटिस्टिक्स आपके हेल्थ पॉपुलेशन को डिफाइन करती है। तो सबसे पहले मुख्य रूप से कितने प्रकार की स्टैटिस्टिक्स होती है? 2 प्रकार की स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी कितने प्रकार की होती है? 2। सबसे पहले कौन सी? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव को अपन कहेंगे वर्णनात्मक, और दूसरी कौन सी होगी आपकी बी नंबर की? इन्फ्रेंशियल यानी अनुमानात्मक। वो अब जो आपकी डिस्क्रिप्टिव होती है उसमें अपन क्या करते हैं, कोई भी नमूने का विश्लेषण करते हैं या फिर एक जनसंख्या को क्या करते हैं, संक्षिप्त में या छोटे में उसकी जानकारी लेते हैं। और इन्फ्रेंशियल में क्या होता है, अपन कोई भी पॉपुलेशन के बारे में, अपन उसके परिणाम के बारे में अनुमान लगाते हैं। लेकिन ये बात इन दोनों की कर ही नहीं रहा, ये बात किसकी कर रहा है? वाइटल स्टैटिस्टिक्स की। ऐसी स्टैटिस्टिक्स जिसमें जन्म, मृत्यु, तलाक, सारी जो भी चीजें हैं पॉपुलेशन की, जो सारी चीजें उनके बारे में जो टर्म यूज की जाती है उसको कहते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब जोड़ों में लचीलापन हो तो चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। सिंपली क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि निम्न ऑप्शन में से कौन से ऐसे ऑप्शन है जिनमें जोड़ों में लचीलेपन के कारण चोट या फिर इंजरी हो सकती है। पहले देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें अपने चोट लग सकती है। सबसे पहले तो इसके ऑप्शन देखने के बाद में ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा विवादित सा है, लेकिन आपके पास इतने पर्याप्त तथ्य नहीं है कि आप इसको वो कर सके, क्योंकि इसकी फाइनल आंसर की भी आ चुकी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है एक्सट्रीमली लो, जिस व्यक्ति की फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ही कम रहेगी उसको क्या चोट लगेगी? क्या बिल्कुल चोट लगेगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर। फिर दूसरा कह रहा है रिजिड यानी कठोर, सख्त जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या उसको चोट लगेगी? क्या हाँ, बिल्कुल उसको भी चोट लगेगी, लेकिन जिसकी रिजिड फ्लेक्सिबिलिटी है वो कोई कार्य ही नहीं कर पाएगा तो उसको चोट कैसे लगेगी? अगर कोई व्यक्ति है और उसका जो बिल्कुल शरीर में जो भी लचीलापन है वो बिल्कुल सख्तपन आ गया है बॉडी में, अब वो कोई क्रिया कर ही नहीं पा रहा है, तो अगर उसके फिर चोट लगने की संभावना ही बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसके बाद में जिसके अत्यंत ज्यादा मतलब एक्सट्रीमली हाई फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी किसी के ज्यादा, उसके भी इंजरी लगने की संभावना ज्यादा रहेगी। उसके बाद में सिग्निफिकेंट इम्बैलेंस बिटवीन द डोमिनेंट एंड नॉन डोमिनेंट साइड ऑफ द बॉडी। अगर किसी के डोमिनेंट मतलब जो आपका पावर हैंड होता है, पावर लेग होता है, वो एक डोमिनेंट पार्ट और जो नॉन डोमिनेंट पार्ट है, इनके बीच में असंतुलन वाली जो स्थिति हो जाती है, उसके कारण भी क्या चोट लग सकती है? क्या बिल्कुल उसके कारण भी अपने क्या हो सकती है? इंजरी हो सकती है। और किसके कारण इंजरी हो सकती है आगे देखते हैं अपन। क्या मीडियम टाइप की आपके फ्लेक्सिबिलिटी रहने के कारण कोई चोट लग सकती है? क्या बिल्कुल मीडियम टाइप की आपके फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने के कारण अपने कोई चोट नहीं लग सकती। ये कहने का मतलब क्वेश्चन का आप लोगों ने देख लिया होगा कि कौन कौन से लचीलापन के कारण हो सकता है। लचीलापन बहुत ज्यादा रहेगा या बहुत कम रहेगा या फिर इम्बैलेंस होगा तो अपने चोट लग सकती है। तो अपने 1, 3 और 5 किसमें है? ए, सी और अच्छा डी। ए सी डी किसमें है भाई? ए सी डी किसमें है भाई? बी में है। 29वें का आंसर आप भी टाइप करो, बी में ये आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। और अगला क्वेश्चन, अब देखो जो यूजीसी नेट के जो आजकल के जो पेपर हैं, कहां से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, आपके एआई से बन रहे हैं, किससे बन रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें अपन ने पढ़ी। एक जनरल था,
एक जनरल था और एक जनरल में एक चीज प्रकाशित की गई कि जो भाई मीजल्स का टीका है, उस मीजल्स के टीके के कारण ऑटिज्म हो सकता है, या फिर डिप्थीरिया का टीका है उसके कारण ये हो सकता है। इससे मतलब कोई बिना सबूत वाले जो जनरल्स भी अगर मान लो प्रकाशित हो गया, उस पे से ये क्वेश्चन उठाया गया था और बाद में उस पे कोई भी प्रमाण नहीं मिलने के कारण ये क्वेश्चन क्या हो गया भाई, डिलीट हो गया। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, स्टॉपिंग की प्रक्रिया के लिए चरणों के सही अनुक्रम को पहचानिए। और अगेन मैं कहूंगा आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित लग सकता है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा विवादित लग सकता है, ये भी बताऊंगा कि क्यों लग सकता है, लेकिन हल्का सा ये विवादित लग सकता है। अच्छा, इसमें ई ऑप्शन और है ना, इसमें ई ऑप्शन और है। एक तो क्या है, नियुक्ति, जनशक्ति की आवश्यकता और आकलन, भर्ती, चयन और प्रशिक्षण और विकास संवर्धन। और एक बार इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में क्या कहता है, प्लेसमेंट ऑफ मेन पावर, असाइनिंग ऑफ मेन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ऑफ प्रमोशन, ट्रांसफर एंड अप्रेजल। इसमें देखो एक ऑप्शन गायब है यहां पे क्वेश्चन को टाइप करते वक्त, तो अपन इसको एक बार के लिए छोड़ते हैं। उसके बाद में अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 32वें नंबर का क्वेश्चन। जैसे ही अपन इस क्वेश्चन को देखेंगे, एक आगे आपके रोग है हाशिमाटो डिजीज, उसके बाद में क्रोनिक हेपेटाइटिस, उसके बाद में स्क्लेरोडर्मा, और अगले है रूमेटोइड आपके अर्थराइटिस। ये 4 शब्द आपके दिए हुए, और इतना इजी क्वेश्चन है कि आपको पता है हेपेट का मतलब क्या होता है, लीवर। क्या हो जाएगा भाई, लीवर। 2 में क्या आ जाएगा, 4। 2 में 4 किस में, सिर्फ 1 में। उसके बाद में हाशिमाटो डिजीज, हाशिमाटो डिजीज आपके किससे संबंधित है, गले से संबंधित। और गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि, और ये क्या कर देता है, हाइपोथायराइडिज्म कर देता है। कोई दिक्कत नहीं सर, मान लिया। ये भी क्या हो गया, ए में 3, और ए में 3 क्या हो गया, इसमें है, ओके। उसके बाद में स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा क्या होती है, एक स्किन का रोग होता है और स्किन और जॉइंट तक ये फैल जाता है। और स्किन और जॉइंट किसका पार्ट होता है भाई, आपके कनेक्टिव या संयोजी टिश्यू का भाग होता है। उसके बाद में आपके अर्थराइटिस कहां होता है भाई, अर्थराइटिस होता है आपके जॉइंट में। और आपको मैं एक चीज बताऊं, आपको मैं एक चीज और बताता हूं, ये जितनी की जितनी चारों डिजीज है, सारी की सारी कौन से डिजीज है भाई, ऑटो इम्यून डिजीज। ऐसे डिजीज जो अपने खुद के ही स्वरक्षा प्रणाली से उत्पन्न होती है, ये ऑटो इम्यून डिजीज के नाम है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई, कौन सा क्वेश्चन है, Which nerve play most important role the automatic adjustment of hair during body movement? सबसे पहले ये इतना बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, और अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे अपन, तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो नर्व क्या होती है, और ये कौन सी नर्व की ये बात कर रहा है। आपके शरीर में एक होता है तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, आपको यह पता होना चाहिए। तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, एक तो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलकर वो संरचना बनाते हैं। और आपका जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, उसमें आपके ब्रेन से निकलने वाली 12 क्रेनियल नर्व्स प्लस 31 आपकी स्पाइनल नर्व्स, मतलब 31 जोड़ी जो आपकी स्पाइनल नर्व है, ये मिलकर क्या बनाती है भाई, पेरिफेरल नर्वस तंत्र। अब इसमें जो 12 आपकी जो क्रेनियल नर्व्स है, उसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी नर्व है जो क्या करती है भाई, क्या करती है, जो कंट्रोल करती है आपके इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ बॉडी के। अब देखो कितनी नर्व होती है,
12, और ये 12 की 12 बहुत क्रूशियल रोल पैदा करती है, क्रूशियल रोल निभाती है। किसके लिए? पूरे अपने फेशियल को और अपनी जो नेक से ऊपर वाले हिस्से को कंट्रोल करने में। ये दिल को भी कंट्रोल करती है, अपने ब्रेन को भी कंट्रोल करती है। उसमें से आपकी वेस्टिबुलर जो नर्व है वो किसमें? ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ हियरिंग ड्यूरिंग बॉडी मूवमेंट। तो अपने को कोई दिक्कत ही इसमें नहीं आना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मुझे दिक्कत क्या लग रही है, ये ईयर की जगह ये हार्ट होना चाहिए कि ये किसको मूवमेंट को एडजस्ट करती है? हार्ट के मूवमेंट को। किसके दौरान? आपके जो भी कोई भी बॉडी मूवमेंट करने के दौरान। चलो आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से। किससे है भाई? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से ये क्वेश्चन है और अपन इस पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप अगर इसमें दिमाग लगाते तो किसी का भी ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ये शब्दों में से अपने को ये क्वेश्चन निकालना था। क्वेश्चन क्या है? प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव प्रोसीजर। कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहले प्रोग्रेस हो रही हो और फिर रिग्रेस हो रही हो? पहले 5 सेट है 80% इंटेंसिटी से, 4 सेट है 85% इंटेंसिटी से, 3 सेट है 90% इंटेंसिटी से, 2 सेट है 95% इंटेंसिटी से, 1 सेट है 100%। ये तो लगातार प्रोग्रेसिव ही है। दूसरा सेट है 5 सेट है 80% इंटेंसिटी से, 3 सेट है 90% इंटेंसिटी से, 1 सेट है आपके 100% इंटेंसिटी से, 3 सेट है आपके 90 से, और 5 सेट मतलब ये क्या है? प्रोग्रेसिव भी है और आपका रिग्रेसिव भी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ये। फिर है प्रोग्रेसिव प्रोसीजर, अपन ने देख लिया कि लगातार प्रोग्रेस हो रही है। अगला है हाई रेजिस्टेंस मेथड। इसमें से कौन सा मेथड उच्च प्रतिरोध विधि है? अब देखो, एक एक्टिविटी 20 आप रेपिटेशन कर रहे हो 50% इंटेंसिटी से, 20 रेपिटेशन कर रहे हो 50% इंटेंसिटी से, 20 रेपिटेशन कर रहे हो 50% इंटेंसिटी से। फिर दूसरा ऑप्शन देखो, 2 रेपिटेशन कर रहे हो 95 इंटेंसिटी से, फिर 2 रेपिटेशन 95। तो ये कौन सा हो गया भाई? हाई रेजिस्टेंस मेथड। और लो रेजिस्टेंस मेथड कौन सा हो गया? ये। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। कौन से में भाई? 1 में 2, कौन से में? 1 में 2, 2 में 1, 1 में 3 में 4 और 4 में 3। तो एक आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नींद में चलने को क्या कहा जाता है? अपने से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है भाई। देखो, नींद में चलने को अपन क्या कहते हैं, लेकिन उससे भी पहले अपन एक चीज और समझेंगे कि भाई ये जो 4 क्वेश्चन है, ये जो 4 ऑप्शन है, ये चारों के ऑप्शन को अपने को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चारों ही ऑप्शन स्लीप अपेनिया, सिज्नोफेरेनिया, सेनेबोलिज्म और आपका इंसोमेनिया। अब देखो, यहां अगर जो हिंदी मिली हुई है उससे पता चल रहा है अपने को साफ साफ कि इंसोमेनिया क्या होती है? अनिद्रा। नींद नहीं आने की जो परेशानी होती है, जो समस्या होती है, उसको क्या कहते हैं? इंसोमेनिया कहते हैं। तो ये तो भाई हो ही नहीं सकता। अब ये कह रहा है कि नींद में चलना, अब नींद में चलने को क्या कहते हैं भाई? ये तो हिंदी से तो आराम से पता चल रहा है, लेकिन ये यूजीसी नेट की जो हिंदी है उसमें सीधा सीधा आपको ऐसा नहीं मिलेगा। उसके बाद में सिज्नोफेरेनिया क्या होता है? एक प्रकार की मानसिक रोग है जिसमें क्या होता है भाई? आदमी वास्तविकता और अवास्तविकता में कोई भी फर्क नहीं कर पाता कि उसकी वास्तविकता उसके सामने क्या है और अवास्तविकता क्या है। और स्लीप अपेनिया क्या है? स्लीप अपेनिया में नींद के दौरान कभी कभी सांस में रुकावट हो जाती है, उसको बोलते हैं स्लीप अपेनिया। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। आगे अपना 36वां क्वेश्चन है जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण की वैधता का गुणांक क्या है? देखो, ये क्वेश्चन तो आपको जब इतनी आप डिटेल में किसी भी चीज को पढ़ोगे तभी याद रह सकता है। देखो, बास्केटबॉल का बहुत चर्चित टेस्ट है ये। कब आया भाई ये टेस्ट? 1934 में। ये टेस्ट किसने दिया? एल विलियम जॉनसन ने। इन्होंने इस टेस्ट के 2 प्रकार बताए। एक तो क्या बताया भाई? बेसिक।
एक कौन सा बताया? बेसिक। और एक कौन सा बताया? पोटेंशियल। अब पोटेंशियल की इसने कितनी 4 बैटरी बताई भाई? इन्होंने 4 टेस्ट बैटरी, और इसकी कितने 3 टेस्ट बैटरीज बताई। तो इसकी 0. ये तो क्या है भाई? इसकी आपके क्या है? वैलिडिटी। और 0.93 क्या है इनकी? रिलायबिलिटी। तो ये तो तुम्हें आपको डीप में जब पढ़ोगे तभी आपको इस चीज का पता लगेगा। जब विलियम जॉनसन थे, उन्होंने अपनी जो मास्टर्स की जो थीसिस थी उसमें ये टेस्ट प्रोड्यूस किया था। उसके बाद में एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? सन 1971 की बात है। एडम्स प्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ मोस्ट स्किल लर्निंग इन नोन एज। भाई अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है एडम्स, और एडम्स ने सीखने की या कौशल, जो मोटर कौशल होता है, जो आपकी जो मोटर स्किल्स लर्निंग होती है, उसको सीखने के लिए कौन सा एक मतलब थ्योरी दी थी उन्होंने? उस थ्योरी को अपन क्या कहते हैं? सबसे पहले 4 थ्योरी है। एक है स्कीमा सिद्धांत, एक है क्लोज लूप थ्योरी, एक है एविस इफेक्टेड थ्योरी, और एक है प्लेसिबो इफेक्ट। ये दोनों रिसर्च में यूज किए जाते हैं, आपको सबको पता ही होगा। एक है स्कीमा थ्योरी। स्कीमा थ्योरी क्या होती है? सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं, जब भी कोई भी व्यक्ति नई जानकारी सीखने के लिए, नया ज्ञान सीखने के लिए, नई जानकारी सीखने के लिए पुराने ज्ञान का या मौजूदा ज्ञान का जब प्रयोग करता है, उसको कहते हैं स्कीमा थ्योरी। ये किसने दी थी भाई? जीन पियाजे ने दी थी। ये किसने दी थी? जीन पियाजे ने दी थी। फिर है क्लोज लूप थ्योरी। ये क्लोज लूप थ्योरी होती क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं। देखो, ये होता है क्लोज लूप का मतलब होता है कोई भी फीडबैक, जब व्यक्ति को कोई भी फीडबैक मिलता है तब वो किस तरह से उसके लिए सहायक होता है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि वो कोई भी कार्य कर रहा है तो उसके लिए कितना प्रभावी रूप से वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो एडम्स है, इन्होंने मोटर कौशल को सीखने के लिए कौन सी थ्योरी दी थी भाई? क्लोज लूप थ्योरी। और ये गलत होना भी नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि स्कीमा थ्योरी सबको पता है कि जीन पियाजे ने दी थी, साइकोलॉजी की बात है। एविस इफेक्ट ऐसा होता है कि जब कोई फोर्सफुली और दूसरे को देख अपना भी अपना एक फोर्स लगाने लग जाए रिसर्च में, जो आपका जो सैंपल है। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? जैसे अपन नहीं होता कि कोई भी गोली को टेस्ट करने के लिए कह दें तो एक को तो बिल्कुल कैप्सूल दे दिया पानी का और एक को नॉर्मल गोली दे दी, तो उसको खुद को ही महसूस होने लग जाता है कि हाँ मैं उसी गोली से ठीक हो रहा हूं, जबकि वो गोली थी नहीं, खाली प्रभाव, वो वाली चीज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्लोज लूप थ्योरी। और ये क्लोज लूप थ्योरी क्या होगी? आपको पता चल गया कि भाई जो भी लोग फीडबैक होता है तो फिर उसको कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्लोज लूप थ्योरी महत्वपूर्ण है। और आप वैसे भी मोटर कौशल सीखोगे तो आपको क्या चाहिए? फीडबैक ही चाहिए कि आप कैसा कर रहे हो। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? लसिका फाइल एरिया निदानिक अभिव्यक्ति की चरण। फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर टू स्टेज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लिम्फेटिक। और ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? 38 वाला क्वेश्चन है, और अपन तुरंत अपन इसका जवाब देंगे। अच्छा हाँ, इसमें 2 ऑप्शन अपने सेम आ गए थे, तो ये क्वेश्चन तो भाई डिलीट हो गया। ये क्वेश्चन तो क्या हो गया था भाई? डिलीट हो गया। और दूसरी चीज क्या है भाई? इस बार अपने पहले और दूसरे पेपर को मिला के कितने क्वेश्चन डिलीट हो गए भाई? 6 क्वेश्चन अपने डिलीट हो गए। तो अपन इस क्वेश्चन को देख के भी क्या करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है, टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग इज डिफाइंड बाय। हिंदी में देखेंगे, शिक्षण क्रियाओं की एक प्रणाली है। मतलब क्या है? शिक्षण क्रियाओं की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य सीखने को प्रेरित करना है। किसने कहा? किसने कहा? अब देखो, इजराइल शेफलर और याकूहम और सिम्पसन, ये दोनों व्यक्तियों का संबंध इससे नहीं है। और क्लार्क जो नाम दिया हुआ है, क्लार्क हल, और ये आपने पढ़ा नहीं होगा। इसका आंसर आएगा B.O. स्मिथ। क्या आंसर आएगा भाई? B.O. स्मिथ। क्योंकि इजराइल शेफलर तो एक क्या है?
अमेरिकी दार्शनिक है। क्या है भाई? अमेरिकी दार्शनिक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? B.O. स्मिथ। अगला क्वेश्चन है कि सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मिलाना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले 30 और मोर, अगला है डिस्क्रीट, फिर है इंटरवल मेजरमेंट और डिस्पर्सन। बहुत इजी क्वेश्चन है किसका? रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स का। अरे भाई, जब 30 या 30 से ज्यादा सैंपल साइज हो उसको बोलते हैं लार्ज सैंपल साइज। क्या बोलते हैं? लार्ज सैंपल साइज। और 30 से कम हो उसको स्मॉल सैंपल साइज कहते हैं। ओके। डिस्क्रीट क्या है भाई? आपका डेटा दो चीजों से होता है। एक तो क्या होता है? कंटिन्यूस, जिसमें 1 भी आ सकता है, 1.1 भी आ सकता है, 1.2 भी आ सकता है। और एक होता है आपका डिस्क्रीट, जिसमें अपन ये कह सकते हैं कि एक पूर्ण वैल्यू आती है। कैसी वैल्यू आती है भाई? पूर्ण वैल्यू आती है, पूर्ण संख्या ही आती है। जैसे मैं कहूं यहां पे कितने पेड़ है, तो आप क्या कहोगे? 4 पेड़ है या 6 पेड़ है। आप ये कहोगे कि 4.5 पेड़ है? नहीं कह सकते ना। ये ऐसा जो है, इसमें क्या होता है भाई? इसकी एक खासियत होती है नो गैप। इसमें कोई भी डाटा में गैप नहीं हो सकता कि 1 आ रहा है तो 1.5 नहीं आ सकता, 1 आ रहा है तो 2 ही आ सकता है, पूर्ण वैल्यू ही आती है। तो ये क्या हो जाएगा? उसके बाद में इंटरवल क्या है और डिस्पर्सन क्या है। अब भाई इंटरवल और डिस्क्रीट क्या है? आप जब एक को मिलाओगे कि भाई सबसे पहले 30 या 30 से बड़ा सैंपल ग्रुप क्या हो गया? A में 3, इसका मतलब 2 आंसर आपके सामने कट गए हैं। फिर दूसरी चीज डिस्क्रीट क्या है? एक डेटा का प्रकार है, तो ये भी हो गया, अभी भी 2। उसके बाद में इंटरवल क्या है और डिस्पर्सन क्या है। अब आपका इंटरवल क्या है भाई? आपका एक सैंपल का, या मैं ये कह सकता हूं कि एक रेंज का प्रकार है। तो आगे चलते हैं अपन। अब इंटरवल क्या है भाई? इंटरवल आपका स्केल है। अपन जानते हैं कितने प्रकार के स्केल होते हैं? 4, ऑर्डिनल, नॉमिनल, इंटरवल और रेशियो। उसके बाद में आपका जो डिस्पर्सन क्या है? डिस्पर्सन एक रेंज है जिसमें अपन फैलाव को या फिर विस्तार को अपन देखते हैं डाटा के अंदर। आंसर क्या हो जाएगा भाई अपना? 4। उसके बाद में अपन देखते हैं एक बहुत अच्छा थोड़ा लेवल का क्वेश्चन। इस पेपर के अनुसार ये एक बहुत अच्छा एक लेवल का क्वेश्चन था, जिसमें क्वेश्चन में आपको जो आपकी जूलॉजी बॉटनी है उसमें से एक बहुत अच्छा सा सवाल पूछा है। ये क्या कह रहा है सवाल? सबसे पहले ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से फाइटोकेमिकल है। अब क्वेश्चन तो बहुत तगड़ा पूछा है, लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको पता है कि आंसर यहीं छोड़ के गया हुआ है। सबसे पहले क्या है? हाँ, इसमें भी एक ई ऑप्शन और है, कोई दिक्कत नहीं, अपन एक बार देख। सबसे पहले है एंथोसाइनिडिसन, ओके। दूसरा है कैप्सिन, है ना। तीसरा है कैल्सीफेरोल और चौथा है फाइलोक्लोविन। अब देखो सुनो, आपको पता है भाई कैल्सीफेरोल भी एक क्या है? विटामिन है। और फाइलोक्लोविन भी क्या है? एक विटामिन है। आपको खुद को भी पता है ये दोनों विटामिन के नाम, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है कि एक विटामिन डी है और एक विटामिन आपका के है। अगर जब आपके ये दोनों निकल जाएंगे तो आपका आंसर इसमें आराम से निकल जाएगा। वैसे आपको फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। फाइटोकेमिकल्स ऐसे होते हैं जो आपके मतलब जो सूर्य से ऊर्जा लेके अपना खाना वाना खुद बनाते हैं, एक जीव जंतु है, मतलब पौधों में ये पाए जाते हैं। जिसमें से जो ये जो कैप्सिसिन है, ये तो जो मिर्ची में पाया जाता है, जो किसी चीज को तीखा बनाता है। एंथोसाइडिन्स क्या होते हैं? ये एक कलर, नेचुरल कलर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, कि जैसे कोई भी लाल, पीला, नीला जो बैंगनी हो रहा है वो इसी के कारण होता है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रखरखाव प्रबंधन के क्षेत्र क्या क्या है? भाई ये पूछ रहा है मेंटेनेंस मैनेजमेंट, अपने से पूछ रहा है। और मेंटेनेंस मैनेजमेंट में क्या क्या आता है ये अपने से जानना चाह रहा है। सबसे पहले देख लें, मेंटेनेंस में क्या सेफ्टी आती है क्या भाई? सर बिल्कुल सेफ्टी आती है।
क्या क्लीनिंग आती है, क्या क्लीननेस आती है, क्या मेंटेनेंस में? हाँ बिल्कुल, चीज लाओगे तो उसकी क्लीननेस भी करनी पड़ेगी। क्या क्वालिटी आती है, क्या मेंटेनेंस में? हाँ उसकी क्वालिटी बनाए रखने में आती है। क्या मेंटेनेंस में उसका पैसा आता है क्या? अरे भाई फाइनेंस तो हम देखते ही नहीं। क्या उसकी सुविधाएं एमिनिटीज आती है क्या? कि कौन सा क्वेश्चन है? 42वां। और ये अम्यूनिटीज भी क्या है? बिल्कुल आती है, उसकी जो भी सुविधाएं हैं वो भी आती है। तो क्या नहीं आता भाई? डी। अब डी किसमें? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। आंसर क्या हो जाएगा भैया आपका? सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। एनर्जी साइकिल में से एक क्वेश्चन आया हुआ है। किसमें से क्वेश्चन आया है? एनर्जी साइकिल में से, ऊर्जा तंत्र में से क्वेश्चन आया है। और इसमें वो क्या जानने की कोशिश कर रहा है भाई कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, जेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है, और ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में करके अपन देखेंगे। सबसे पहले तो ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज का बनना, क्योंकि नियो का मतलब क्या है? बनना। और क्या है? जेनेसिस मतलब गैर या फिर जो वास्तविक रूप से क्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है या नॉर्मल रूप से ग्लूकोज नहीं है, ऐसे से क्या बनना? ग्लूकोज का बनना। इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट का गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोतों से ग्लूकोज का बनना। या मैं ये कह सकता हूं कि यहां तो गैर कार्बोहाइड्रेट का गैर कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है कि आपकी जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनकर किससे बन रही है? फैट से और प्रोटीन से वो बन रही है। तो भाई ए में क्या हो जाएगा? डी। एक में 4 लगाने के बाद में दूसरा है ग्लाइकोजेनेसिस। अब ये ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। ग्लाइको का मतलब क्या है भाई? ग्लाइकोजन। और जेनेसिस का मतलब क्या है? बनना। अब इस ग्लाइकोजन कहां बन रही है, किससे बन रही है भाई? ग्लूकोज से। जब ग्लाइकोजन बनता है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब बनना। अगला है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसका मतलब क्या हो गया? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसका मतलब है क्या है? जब ग्लाइकोजन टूटता है तो पुनः वापस किस में बढ़ता है? ग्लूकोज में। और इसको क्या कहते हैं भाई? ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में विघटन। उसके बाद में ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस अपनी एनर्जी प्रक्रिया में पहला चरण है जो 2 चरणों में पूरा होता है। अब जब 2 चरणों में पूरा होता है तो ये किसका है भाई? ग्लाइकोजन का अपूर्ण विघटन, जिसमें अपन पाइरूवेट में इसको बदलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अपन ज्यादा समय नहीं लेते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड पे आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर है 44। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वही शब्दावली, किसकी शब्दावली? एनाटॉमी फिजियोलॉजी की शब्दावली है। और क्या कह रही है? सबसे पहला शब्द है इस्केमिया, क्या होता है? फिर है फिब्रिलेशन, क्या होता है? हेमोलाइसिस, क्या होता है? और सेरोटोनिन, क्या होता है? ये 4 शब्द है अपने पास। सबसे पहले आपको इसमें से क्या आता है? जैसे आपको मान लो इतनी सी नॉर्मल चीज तो अपने को पता होती है कि भाई सेरोटोनिन क्या है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपका मूड अच्छा करता है, आपको थोड़ा तरोताजगा, नींद का, इनका ध्यान रखता है। कौन है? सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन एक क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। और न्यूरोट्रांसमीटर भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होते हैं एक्साइटेटरी, एक होते हैं जो न्यूट्रल रखते हैं, और एक होते हैं वो नहीं, आपका मतलब उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज क्या? इस्केमिया क्या है? अब देखो फिब्रिलेशन, ये स्थिति किसकी है? हृदय की। और हृदय जब अनियमित रूप से तेज या और अधिक तेज जब धड़कता है उसको क्या कहते हैं भाई? इर्रेगुलर इनफोर्स रिदम ऑफ हार्ट। जब हार्ट की जो धड़कन है कभी तेज और कभी ज्यादा तेज ऐसे होते हैं, उसको बोलते हैं फिब्रिलेशन। उसके बाद में इस्केमिया क्या होता है? इस्केमिया होता है रक्त या ऑक्सीजन का किसी भी जगह
कमी हो जाती है रक्त की या ऑक्सीजन की, तो उसको क्या कहते हैं? इस्कीमिया उसको कहते हैं। इसकी वजह से अपने को स्ट्रोक भी आ सकता है, दिल का दौरा या फिर हार्ट अटैक आ सकता है। और हीमोलाइसिस क्या है? आरबीसी का टूटना, मतलब आरबीसी रैप्चर हो चुकी है, इसका मतलब ब्लड सेल्स रैप्चर हो चुकी है, तो ये क्या है? रैप्चर ऑफ सेल। और सेल भी कौन सी है भाई? आरबीसी। अरे ब्लड की कितनी सेल्स होती है? 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1 में 3, 1 में 3 कहां है? 2 में 1, आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लीवर का कौन सा वर्ग शरीर की अधिकांश गतिविधियों से जुड़ा हुआ है? कोई क्वेश्चन का मतलब इसमें तो क्या ही लेवल है। आपको पता है मोस्ट यूज्ड लीवर इन ह्यूमन बॉडी इन स्पोर्ट्स, कुछ भी आ जाए आंसर क्या रहेगा? थर्ड क्लास लीवर। अगर ये क्वेश्चन आ जाए लीस्ट यूज, सबसे कम यूज किसका होता है भाई? आपके फर्स्ट क्लास का। फर्स्ट क्लास का यूज बहुत कम होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले सबसे कुशल, या ये पूछ ले मोस्ट एफिशिएंट लीवर, आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट क्लास लीवर। क्यों? क्योंकि इसका जो एडवांटेज है वो क्या रहता है? हमेशा 1 के बराबर। जो मैकेनिकल एडवांटेज क्या रहता है? 1 के बराबर। इसका क्या रहता है? 1 से ज्यादा। और थर्ड क्लास का हमेशा 1 से कम। इसका मतलब हमेशा थर्ड क्लास लीवर मैकेनिकल डिसएडवांटेज देता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। पिछला क्वेश्चन बायोमैकेनिक्स से था और ये आ गया हेल्थ एजुकेशन का क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है? वृद्धि और विकास को प्रभावित कौन कौन से मुख्य कारक करते हैं? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अरे भाई तुम्हारी जो वृद्धि होगी, तुम्हारे शरीर की जो वृद्धि होगी, वो विकास होगा, उसको तुम्हारे जेनेटिक्स, माता पिता से जो जीन्स आए हैं वो प्रभावित करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। उसके बाद में स्पिरिचुअल फैक्टर करेंगे क्या? अरे भाई तुम भक्ति कर रहे हो, नहीं भक्ति कर रहे हो, इससे आपकी वृद्धि और विकास का कोई भी सीधा सीधा लेना देना नहीं है। उसके बाद में इन्वायरमेंटल फैक्टर बिल्कुल करेगा, जैसे वातावरण में आप रहोगे वैसे ही पलोगे बढ़ोगे। उसके बाद में न्यूट्रिशनल फैक्टर, अरे भाई जैसा खाना खाओगे वैसे ही तो शरीर में वृद्धि और विकास होगी, बिल्कुल होगा। मूवमेंट फैक्टर, क्या ये मूवमेंट फैक्टर भी करेगा क्या? आप लोग सभी मुझे एक चीज बताओ, क्या मूवमेंट फैक्टर भी करेगा क्या? अरे आप मूवमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इससे वृद्धि और विकास का क्या लेना देना? तो ये भी नहीं आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? ए, सी और डी। ए सी डी किस में है भाई? ए सी डी आपके 4 में है। क्वेश्चन नंबर 46 ले लिया अपन ने, 47 लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य नहीं देखो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वो सेम ही रिपीट हो गया। मैं क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनको जमाइए। कैसे जमाइए? यह आपसे ये पूछ रहा है अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ, ये जो भी इंस्टीट्यूट का है तो इनको आपने को क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब नीचे से ऊपर की ओर अपने को जमाना है। सबसे पहले क्या है भाई? LNIP ग्वालियर कब आई भाई? सबको पता है 17 अगस्त 1957। YMCA मद्रास कब आया भाई? 1920। HVPM कब आया भाई? 1914। और क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ कब आया? सबको पता होना चाहिए ये कि लखनऊ और आपका कोलकाता का जो कॉलेज खुला था वो कब खुला था? 32 में। और हैदराबाद के वाला 31 में। 38 में कांदीवाली मुंबई, 40 में हेग और कहाँ खोला? लाहौर, और 45 में रामपुर। तो ये कैसे हो जाएगा भाई? सबसे पहला कौन आ जाएगा? H, यानी B आ जाएगा सबसे पहले। दूसरे नंबर पे C आ जाएगा, फिर तीसरे नंबर पे अपने A आ जाएगा और ये D। तो आंसर क्या हो जाएगा? B इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है द मेजर डायग्नोस विच शुड नॉट बी डन द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। अरे भाई ऐसा कौन सा डायग्नोस, यानी पूछना या उसको जो भी अपन डॉक्टर पूछता है ना, डायग्नोस करता है, उसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कोई भी एग्जामिनेशन में, मेडिकल एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता? अरे भाई जब भी तुम डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर तुम्हारी प्रेजेंट हेल्थ के बारे में पूछेगा ना कि तुम्हारी प्रेजेंट हेल्थ कैसी है। तुम कहोगे खांसी बुखार जुकाम हो रहा है,
बिल्कुल, हाँ, तो ये तो पार्ट है। वो पूछेगा प्रोलॉन्ग इलनेस रिकॉर्ड, अरे तुम्हारी लंबी बीमारी के बारे में पूछेगा, भाई तुम्हारे बीपी है कि शुगर है, कुछ भी है पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। इन्वायरमेंटल रिकॉर्ड के बारे में पूछेगा क्या? क्यों पूछेगा भाई? इन्वायरमेंट, भाई तुम्हारे बगल में गंदगी है, वहां क्या है क्या नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेगा। फैमिली हेल्थ स्टेटस बिल्कुल पूछेगा कि माता पिता की कोई बीमारी तो नहीं रही, तो ये भी पूछेगा। तो क्या नहीं पूछते भाई? इन्वायरमेंटल रिकॉर्ड के बारे में नहीं पूछते। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं भाई। अगला है 49 नंबर का अपना क्वेश्चन है, उद्घाटन समारोह के दौरान अपनाया जाने वाला अनुक्रम क्या है? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन तो देखो, एक तो यूजीसी नेट में ही पूछे जा सकते हैं, और दूसरी चीज जो भी व्यक्ति ओलंपिक को देखता है, ओलंपिक को थोड़ा सा उद्घाटन या ये समारोह देखता है, तो उसको तो ये दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये गेम्स कैसे स्टार्ट होते हैं, कि सबसे पहले क्या होगी भाई? खेलों में अध्यक्ष का समाचार होगा, शपथ होगी, एथलीट मार्च पास्ट करेंगे, आगमन होगा, क्या होगा भाई? ये सारे अपने, या फिर खेलों की जो शुरुआत है, ये सारे अपने ऑप्शन है। अब सबसे पहले भाई क्या होगा? आपको इसमें से सब एक भी चीज अगर आपको पता है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि कोई भी गेम स्टार्ट होगा तो खेलाध्यक्ष, मतलब वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हो गए, जो भी यहां से जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पिछले साल आते हैं पदक तालिका में, वो लोग हो गए, आयुषी का अध्यक्ष वगैरह हो गए, वो सब लोग कहां जाते हैं? मंच की ओर जाते हैं। और मंच की ओर जाने के बाद में उस देश का राष्ट्रगान बजता है, वो सारी चीजें होती है। सबसे पहला क्या हो गया भाई? डी। ओके साहब, चले गए। अब चले जाने के बाद में वो क्या करेंगे? अरे भाई जैसे ही मंच पे जाते हैं, तो मंच पे जाने से पहले, बैठने से पहले अपन सबका सम्मान करवाते हैं। क्या करवाते हैं भाई? सम्मान करवाते हैं। अब ये खेलों में अध्यक्ष द्वारा मंच पे सम्मान, क्या हो गया भाई? दूसरा ए। अगर ये दो करने के बाद में भी अपना क्वेश्चन का 50% पे आया कि नहीं आया? अरे भाई अपना क्वेश्चन 50% पे आया कि नहीं आया? आ गया। डी और डी के बाद में ए, डी और डी के बाद में ए, इसका मतलब ये भी कट गया और इसका मतलब ये भी कट गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या होगा? एथलीट मार्च पास्ट करेंगे, शपथ करेंगे, ये खेलों की शुरुआत की घोषणा होगी। अब ये तीन चीज तुम्हारे सामने है, और अपने को ये पता भी होना चाहिए कि आगे क्या होगा। देखो, उसके बाद में अपने को पता होना चाहिए कि जैसे ही आपका स्वागत होता है, होने के बाद में क्या होती है? मार्च पास्ट होती है। क्या होती है भाई? मार्च पास्ट। और मार्च पास्ट क्या है भाई? ए के बाद में सी। और जैसे ये होते हैं, अपना आंसर यही निकल जाएगा। और मार्च पास्ट के बाद में क्या होगा भाई? अध्यक्ष खेलों की घोषणा करता है और उसके तुरंत बाद शपथ दिलवा के अपन गेम को स्टार्ट करते हैं। तो ये है। और ऐसे ही कभी भी अगला जो अगली नेट में क्लोजिंग पे भी क्वेश्चन आ सकता है। और आज का पारा लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द ऑप्शन इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कॉग्निशन? ये कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा संज्ञान या आपका दिमाग से सोचने समझने से संबंधित नहीं है? अरे परसेप्शन, धारणा कहां से होती है? दिमाग चाहिए। अटेंशन में दिमाग चाहिए, कंसंट्रेशन में दिमाग चाहिए। लेकिन ये जो भावना है, इसमें कॉग्निशन में अपन हिस्सा नहीं मानते। कॉग्निशन के 8-10 है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, थॉट्स हो गया, लैंग्वेज हो गया, मेमोरी हो गया, आपका परसेप्शन, अटेंशन, आपका कंसंट्रेशन, इन सबको किस में मानते हैं अपन? कॉग्निशन में मानते हैं। इमोशनल को अपन कॉग्निशन में नहीं मान के, एक मुख्य रूप से इसको कॉग्निशन में अपन नहीं मानते और सेकेंडरी रूप से इसको देखते। अब ये अपन ने 2 वीडियो के माध्यम से, पहले वाले में अपन ने 1 से लेकर 25 तक देखा, दूसरे वीडियो में अपन ने 26 से लेकर 50 तक का देख लिया। अब अपन तीसरे वीडियो के माध्यम से इसको आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, होली की हार्दिक शुभकामनाएं।